गुड मॉर्निंग। देखो राजस्थान की जलवायु पढ़ रहे थे और ये जलवायु को जो प्रभावित करने वाले कारक थे ये पढ़ने लिखे थे, जिसमें नंबर एक हमने क्या लिखा था, अक्षांश। दूसरा, समुद्र तल से ऊंचाई। तीसरा हमने लिखा कि समुद्र तट से दूरी। इसके साथ ही अरावली पर्वतमाला और स्थल जल का वितरण। ये ऐसे कारक जो राजस्थान की जो जलवायु है ये इसको प्रभावित करते हैं। इन्हीं के आधार पर तापमान में अपन देख सकते हैं वर्षा का जो वितरण आता है, यानी इसमें भिन्नता पाई जाती है। इसके साथ ही जो अपन देखें कि पौने हैं, यानी इनकी लय अपन देखें वो भी समान नहीं होती है। तो जैसे कई बार क्वेश्चन दे दिया आता है, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। और उसमें 3-4 कारक आपको दे दिए आते हैं। जैसे नंबर एक दे दिया उच्चावच। दूसरा, देशांतरीय स्थिति। अरब सागर से दूरी। वनावरण। मिट्टी की जो प्रकृति है ये सारा लिख रखा है। और इसमें लिख दिया आता है सत्यकूट का चयन करना। जिसमें तुम्हारे लिख दिया आता है केवल एक। फिर लिख दिया आता है केवल 2 और 3। एक में लिख दिया आता है उपर्युक्त सभी। एक में आपके लिख दिया 1, 3, 4, 5। ये कि राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला जो कारक है, यानी इसमें आपको बताना कि कौन कौन से ऐसे कारक है। उच्चावच है क्या?
ऊंचा उच में क्या आता है? समुद्र तल से ऊंचाई, पर्वत, पठार, मैदान, ये सब किस में आते हैं? ऊंचा। देशांतरीय स्थिति नहीं है। अरब सागर से दूरी थोड़ी है। वनावरण है। मैं तो लिखवाया था नहीं, लिखवाने की जरूरत नहीं थी है। मतलब ध्यान रहेगा तुम्हें। मिट्टी की प्रकृति, हाँ, स्थल और जल का वितरण आता है, उसको मिट्टी की प्रकृति। तो कौन सा आंसर हो गया? डी। चौथा आंसर है ये जो अपन ने कल लिखा, यानी उसमें से ये। तो ये एक आप लिख लो। लिख लिया? अब जैसे ये जलवायु को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, ये मिट्टी की प्रकृति भी लिख सकते हो, मिट्टी की संरचना है, ये भी कोई सा भी आप लिख सकते हो। ये तो जलवायु को प्रभावित, इससे स्पष्ट ये हो गया कि हमारे राजस्थान की जो जलवायु है, यानी वो समान न होकर के किस प्रकार की है? असमान। अब जैसे एक शब्द अपन ने लिखा था मानसून, कि पूरे भारत की जलवायु किस प्रकार की है? मानसूनी प्रकार की। तो उसी मानसून के बारे में अपने को देखना है कि मानसून किसे कहते हैं अपन, मानसून क्या है। तो सबसे पहला जैसे भारतीय मानसून, तो सबसे पहले आपको यह कि जो मानसून शब्द है, कौन सी भाषा का है? अरबी भाषा। अरबी भाषा के मौसम से बना है। कि मानसून जो शब्द है, यही वो अरबी भाषा के कौन से शब्द से बना है? मौसम से। और मौसम का शाब्दिक अर्थ आता है मौसमी पवने, जो ऋतुओं के अनुसार चलती है। जैसे ही ऋतुएं बदलती है और उसी के अकॉर्डिंग ये भी अब बदल जाती है। मानसूनी पवने जो किसके अनुसार चलती है? ऋतुओं के अनुसार चलती है। मतलब जो जैसे ऋतु बदल, शीत ऋतु में स्थल से जल की ओर चलती है, ग्रीष्म ऋतु में जल से स्थल की। तो ये जो मानसून है ये इसे, और इस शब्द का सर्वप्रथम, अरबी शब्द है तो अरबी विद्वान ही करेगा कि इसका सर्वप्रथम उपयोग अरबी विद्वान अल मसूदी ने किया। अल बरूनी का ही भाई,
यानी अल मसूदी है, यानी इसके द्वारा इस शब्द का उपयोग किया गया। तो वहां के लोग मौसम को मौसिम बोलते हैं, हम मौसम बोलते हैं, और वो लोग क्या बोलते हैं, मौसिम। हमारे यहां ऐसा भी तो है ना, सड़क को अड़क बोलते हैं, ऐसे होता है कई चीजों में। तो ये भी मौसम बोलते थे, इसका मतलब मौसमी पौधे। अब जो भारतीय, आपको ये है कि भारतीय मानसून है, ये पूरे वर्ष सक्रिय रहता है। ये नहीं है कि केवल बरसात होगी तब भी, है ही हमारी जलवायु किस प्रकार की है, मानसून। राजस्थान में भी मानसूनी जलवायु है। तो इस भारतीय मानसून की विशेषताएं क्या है? आए दिन आप देख रहे हैं कि इसकी जो विशेषताएं हैं, ये मानसून की किस प्रकार की है। सबसे पहला जो विशेषता है कि भारतीय जो मानसून है, ये अनिश्चित है। किस प्रकार का है? अनिश्चित। मतलब इसको निश्चित नहीं किया जा सकता। जैसे हम ये कह देते हैं कि मानसून के बारे में कि आज मौसम साफ और सुहावना रहेगा, पता चला उसी दिन बादल फट गए। निश्चित हुआ या अनिश्चित हुआ? क्या हो गया? आज तेज बारिश की संभावना है, पता चला बादल ही नहीं बने। निश्चित या अनिश्चित? कह दिया था हर वर्ष की भांति इस वर्ष 10 दिन पहले बरसात, 15 दिन पहले बरसात होगी, 10 जून से ही वर्षा होना शुरू हो जाएगी। मई में तप लिए, 10 जून आ गया, उस दिन ऐसे सोच रहे हैं कि आज तो बहुत अच्छी बरसात होने वाली है। पता चला 10 जून भी आ गया, कोई बादल ही नहीं हुआ। निश्चित या अनिश्चित? 10 जून निश्चित है या अनिश्चित है? अच्छा, 10 जून जुलाई में आ जाता है? अरे 10 जून निश्चित है या अनिश्चित है? मैंने क्या पूछा था? 10 जून। तुम तो अनिश्चित बता रहे हो। इसका दिसंबर में आएगा 10 जून? 10 जून निश्चित होता है या अनिश्चित होता है? लेकिन मानसून उस दिन एक्टिव नहीं हुआ, तो मानसून अनिश्चित होता है। तो सबसे पहली जो विशेषता इसकी ये क्या है? अनिश्चित है। जिस तरह की अपने घोषणाएं करते हैं या इस प्रकार का हो, ऐसा कोई इसकी जानकारी, हाँ, एकदम से किसी भी प्रकार से क्या है, यानी सिचुएशन बदल सकती। ये क्या कर दिया? हाँ, तो भारतीय मान एक विशेषता तो क्या होगी? अनिश्चित। अनिश्चित होने के बाद दूसरा हम लिखते हैं अनियमित। क्या एक बार बरसात होने के बाद में लगातार बरसात होती? रुक रुक करके बरसात होती। जैसे इसी साल अपन ने देखा, पहले लगातार बरसात हो रही थी, लास्ट 1 महीने तक तड़पा दिया, बाजरा ही बेहोश हो गया था, या नहीं हुआ था? हो गया था ना? हाँ। तो ये इसका ये अनियमित है, लगातार बरसात नहीं होती है, रुक रुक करके क्या होती है, यानी बरसात होती है। ये अनियमित अपन कैसे? अनिश्चित है, अनियमित है। क्या पूरे 12 महीने हमारे बरसात होती है? हैं? मुश्किल से 2-3 महीने बरसात होती है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? अल्पकालिक है। और जितनी अपन चाहते हैं क्या उतनी बरसात होती है? नहीं है, अपर्याप्त, या तो बहुत ज्यादा हो जाती, जिसको हम क्या है कि अतिवृष्टि बोल देते, या बहुत ही कम बरसात होती, जिसको हम क्या बोलते हैं? अनावृष्टि। अतिवृष्टि और अनावृष्टि दोनों इसी में आते हैं, कोई अलग नहीं आता है। जैसे अतिवृष्टि, बहुत ज्यादा बरसात है, उसको अपन क्या बोल देंगे? उससे भी फसलें खराब हो जाएगी। अनावृष्टि है, यानी इससे भी क्या है? सूखे की वजह से संकट में आ जाएंगे। तो ये सारी जो विशेषताएं किसकी है? भारतीय जो मानसून आता है ये, कि ये अनिश्चित है, अनियमित है, अल्पकालिक है। इन्हीं विशेषताओं के कारण हमारी भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। कि भारतीय कृषि है,
को क्या कह दिया आता है? मानसून का जुआ। जुआ नहीं, हाँ, मानसून का जुआ कहते हैं। ये विशेषता इसी तरह की। किसान जब खेती करता है तो ये मान के चलिए जुआ ही खेल रहा है एक प्रकार से, लेकिन उसका जज्बा, जुनून, जोश है वो सातवें आसमान पे रहता है जब वो फसलें बोता है तब। इसके बाद में अगर नियमित बरसात होती रही और जैसे जैसे जो फसलें हैं, धान है, वो बहुत अच्छा खिल जाता है, तो उसको देख के वो भी और शानदार खिल जाता है। फसलें पक गई, उसके बाद में देखा पक रही है और देख रहे हैं कि अब की बार अच्छी खासी क्या है उत्पादन होगा, लेकिन पता चला कि लास्ट में पकी हुई फसलों पर भयंकर बरसात हो गई, सब कुछ क्या हो गया? चौपट हो गया। हाँ, एक घंटे में सब कुछ चौपट हो गया। जुए में ऐसे होता है, पहले आदमी पता चला कि करोड़पति है, थोड़ी देर बाद में पता चला कि रोडपति हो गया, सब कुछ लुटा दिया। किसान के साथ में भी यही होता है ना? तो ये जो किसान है, ये इसीलिए भारतीय कृषि को क्या कह दिया आता है? मानसून का जुआ। लेकिन वही बात है, कुछ भी हो जाए वो खेती करना थोड़ी भूलता है, अगली बार क्या खेती नहीं करता है कि? हाँ, सबसे ज्यादा आइडियल है हमारे लोग। हाँ, इससे बड़ा एक विद्यार्थी किसान के पुत्र है तुम में से अधिकांश। कितने लोग किसान पुत्र नहीं है? सारे हैं, सभी किसान पुत्र हैं। तो अब तुम्हारे लिए वो कहते हैं ना कई बार, सर मोटिवेशन, अरे माँ बाप से बड़ा कोई मोटिवेशन ही नहीं है यार। है, इसका मतलब तुम दूसरों वाले मोटिवेशन पर जी रहे हो, इसका मतलब अपने माँ बाप को भूल गए। है, वो किसानी करते हैं ना, उससे बड़ा अपने लिए कोई मोटिवेशन नहीं है। हारते हैं लेकिन फिर क्या है, अगली बार जोत देंगे खेती, फिर खेती करने का काम क्या है, शुरू कर देंगे। उनसे बड़ा मोटिवेशन कोई मोटिवेशन नहीं। हम सब क्या है, किसान के पुत्र हैं। हर बार वो करते हैं, एक बार से बिल्कुल भी नहीं हुआ फसलें, जैसे अभी हुआ अच्छी खासी फसलें थी और देखते देखते उनके सामने सब कुछ सूख गया। सरकार आश्वासन देती है क्रॉप कटिंग होगी, आपको उचित मुआवजा दिया जाएगा, उम्मीद ही नहीं करते कि मुआवजा मिलेगा। करते हैं क्या? हाँ, उनको पता है कुछ नहीं है, लाला चौपड़ी है, पता नहीं। जिनके फसलें होती नहीं है उनको मुआवजा मिलता है, खेत नहीं होता उनको तो मुआवजा मिल जाता है, और जिनको खेत है उनको क्या है, मुआवजा ये नहीं मिलता है। तो ये सारी जो विशेषताएं हैं वो किसकी है? भारतीय। अब पूरे वर्ष मानसून, दो मानसून है, तो पहले तो आपको ये ध्यान, मानसून शब्द है यानी वो कौन सी भाषा का शब्द हो गया? अरबी। मूल शब्द कौन सा आता है? मौसमी। शाब्दिक अर्थ क्या है इसका? मौसमी। और इस शब्द का सबसे पहले उपयोग करने वाला व्यक्ति अल मसूदी था, है ना? और भारतीय मानसून की विशेषताएं क्या है कि ये अनिश्चित है, अनियमित, अल्पकालिक और कैसा हो गया? अप्रैल। ये सारी विशेष, और इन्हीं विशेषताओं के कारण भारतीय कृषि को मानसून का क्या कह देते हैं? जुआ। हाँ, भारतीय कृषि है उसको मानसून का जुआ कहते हैं। पहले ये इतना उतारिए, उसके बाद आगे चलते हैं।
लिख लिया? तो भारतीय मानसून, अब जैसे दो मानसून है, पूरे वर्ष मानसून सक्रिय रहता है। दो कौन कौन से? एक तो जैसे उत्तरी पूर्वी, या इसको आप कह सकते हो शीतकालीन मानसून। कि भारतीय जो मौसम विभाग है, इसने हमारे दो मानसून और 4 ऋतुओं में विभाजित किया है, जिसमें 2 ऋतु कौन कौन सी आती है? नंबर 1 उत्तरी पूर्वी या शीतकालीन मानसून है। इसमें सबसे पहली जो ऋतु है यही वो शीत ऋतु आती है। और इस शीत ऋतु का जो शुभारंभ है मध्य दिसंबर से मध्य मार्च तक होता है। कि जो शीत ऋतु है ये मध्य दिसंबर से मध्य मार्च है, तब तक जो ऋतु है यही वो कौन सी होगी? शीत ऋतु। और ये शीतकालीन जो मानसून आता है, यानी जिसको हम क्या है, उत्तरी पूर्वी मानसून है, यानी इसके नाम से जानते। इसके बाद दूसरी जो ऋतु आती है, बताओ शीत ऋतु के बाद कौन सी आएगी? है ग्रीष्म ऋतु आएगी। तो अगली जैसे ये ग्रीष्म ऋतु है, ये उत्तरी पूर्वी मानसून में आती है। शीतकालीन मानसून में जो मध्य मार्च से मध्य जून तक चलती है। हां, इसमें बहुत ज्यादा ठंड होती है तो इसमें बहुत ज्यादा गर्मी होती है। क्या इनमें बरसात होती है हमारे? अरे तो मावट कौन सी मानसूनी वर्षा है? मावट कोई जरूरी है क्या होती है? कई बार नहीं भी होती है। परमानेंट तो नहीं कोई उस पर सील लगा रखी है कि होगी? ये तो है वो कोई बरसात है? मानसून फिक्स होता है, जलवायु का पार्ट है, मौसम कोई पार्ट नहीं है। हो गई तो हो गई, नहीं कोई बात नहीं है। तो ये उत्तरी पूर्वी या शीतकालीन मानसून, जिसमें कितने ऋतु आती है? 2। पहली कौन सी होगी? शीत, और दूसरी है। इसके बाद में दूसरा जो मानसून आता है दक्षिणी पश्चिमी, या जिसको हम कौन सा मानसून कह सकते हैं? ग्रीष्मकालीन। यह ग्रीष्मकालीन मानसून है। कि दक्षिणी पश्चिमी या जो ग्रीष्मकालीन मानसून, इसमें भी 2 ऋतुएं होती है। बताइए ग्रीष्म ऋतु के बाद कौन सी आएगी? वर्षा ऋतु। ये मध्य जून से मध्य सितंबर तक चलती है। हाँ, कि मध्य जून से मध्य सितंबर तक की जो ऋतु आती है वो वर्षा ऋतु। इसमें हमारे क्या होगी? बरसात। क्या लगातार बरसात होती है? लगातार होती है या रुक रुक के होती है? रुक रुक के होती है ना। तो ये मध्य जून से मध्य सितंबर है। इसके बाद अगली है शरद ऋतु। इसको रिटर्निंग ऑफ मानसून भी कहा जाता है, मानसून परावर्तन की ऋतु भी कहते हैं, जिसमें मानसून लौट जाता है।
ये मध्य सितंबर से मध्य दिसंबर है। क्या कि मध्य सितंबर से कौन सा हो गया, मध्य दिसंबर। इस प्रकार से आप बताइएगा कि कितनी ऋतु कितनी होगी, 4। दक्षिणी भारत में तो 3 ही होती है। कौन सी ऋतु नहीं होती है दक्षिणी? अरे ग्रीष्म ऋतु नहीं होती है। कौन सी? शीत ऋतु नहीं होती, और बाकी ये ऋतुएं होती है। हाँ, तो सबसे पहले जैसे उत्तरी पूर्वी, मतलब वहां पर ये शरदकाल ही लंबा रहता है, तो उत्तरी पूर्वी या शीतकालीन मानसून है, इसमें कौन सी ऋतु होगी, शीत। जो मध्य दिसंबर से मध्य मार्च है, ग्रीष्म ऋतु है, ये मध्य मार्च से मध्य जून। वर्षा ऋतु मध्य जून से मध्य सितंबर है, और शरद ऋतु मध्य सितंबर से मध्य। तो 2 और 2 कितनी ऋतुएं हो गई, 4। तो कई बार इनमें यह भी पूछ लेते हैं कि यानी 2 ही मानसून, 2 ही हैं, एक उत्तरी पूर्वी मानसून है और एक कौन सा आता है, दक्षिणी पर। इनके अलावा अगर कोई दूसरा नाम दे रखा वो मानसून नहीं है, फिर पवनों का प्रकोप आ सकता है। हाँ, तो एक लाइन लिखिएगा, भारतीय मौसम विभाग भारतीय मौसम विभाग भारतीय मौसम विभाग ने राजस्थान को दो मानसून और 4 ऋतुओं में, 2 मानसून और 4 ऋतुओं में विभाजित किया है। तो ये 2 मानसून और कितनी ऋतुएं होगी, 4। 4 जो ऋतुएं आती है इनके ये नाम लिखिएगा पहले। कई बार इनका टाइम पूछ लेते हैं किसी भी ऋतु का। तो एक ऋतु कितने महीने की हुई, अरे 4 महीने की, अरे डप्पा 4 महीने की हुई। इसका मतलब 16 वर्ष नहीं, 16 महीने। इसका वर्ष भी लंबा होने लग गया और
एक होती है परंपरागत ऋतुएं, ये तो भारतीय जो मौसम विभाग है इसके अनुसार है। परंपरागत यानी जो ट्रेडिशनल अपन देखें ऋतुएं हैं, वो 6 ऋतुएं होती, 4 नहीं है। कितनी ऋतुएं हैं? 6। इसका मतलब एक ऋतु कितने महीने की होगी? वो द्विमासिक होगी, त्रैमासिक नहीं होगी। क्या हो जाएगी? उनको अपन परंपरागत ऋतुएं कहते हैं। परंपरागत ऋतुएं। अब बताओ कि परंपरागत जो ऋतुएं आती है उसमें जैसे इधर अपन ने शुरुआत की थी, यानी जो शीत ऋतु है, इससे परंपरागत में वर्ष की शुरुआत कौन सी ऋतु से की जाए? अरे बताओ, कोई सी से कर दोगे? करनी तो है शुरुआत बसंत से। कब आती है? मार्च अप्रैल में आती है, हैं? बसंत ऋतु, जिसमें 2 महीने होते हैं, चैत्र और कौन सा हो गया? वैशाख। चैत्र और वैशाख का महीना, क्योंकि जो कैलेंडर महीने के अनुसार नहीं, पंचांग के अनुसार अपन देखते हैं तो पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र होता है। और ये इस समय कौन सा होगा? मार्च और अप्रैल। होली के बाद का जो सीजन आता है, हाँ, तो वो मार्च और कौन सा है? यानी अप्रैल है। यानी इसमें बताइए बसंत ऋतु के बाद कौन सी आएगी? अरे डफो, इसको देख लो, ये क्या लिखा हुआ है? अप्रैल लिखा हुआ। अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है? मई है। ये पैदल हो गए क्या इसे? हाँ, कौन सी ऋतु आएगी? ग्रीष्म ऋतु आती। बताओ कौन से 2 महीने आएंगे? हैं? जेठ थोड़ी होता है, ज्येष्ठ और आषाढ़। कौन से 2 महीने होंगे? मई और जून। दिन बड़े होते हैं इसमें, रातें क्या होती है? छोटी, क्योंकि सूर्य उत्तरायण में होता है ना? तो सुबह 5 साढ़े 5 बजे सूर्य तपाना शुरू कर देता है, शाम को 7 बजे तक आराम से तपाएगा वो इतना, क्योंकि सूर्य उत्तरी गोलार्ध में है। तो ये ग्रीष्म ऋतु है। ये ज्येष्ठ और कौन सा हो गया? आषाढ़, जिसको जेठ साढ़ बोलते। सबसे लंबा महीना होता है, बड़ा महीना कौन सा होता है? जेठ, क्योंकि उसमें दिन बड़े होते हैं तो वही हैं, इसलिए इसको क्या है? लंबा महीना है, बड़ा महीना मानते हैं। गर्मियां क्या होती है? यानी सबसे ज्यादा होती है। हाँ, जेठ का जो महीना आता है, एक महीना जेठ का भी आता है, बोलते हैं ना। और पहले हुआ करते थे कि पहली जो शादी होती थी कौन से साढ़ में नहीं करते थे, जेठ या साढ़ होता था। जैसे 4 भाई हैं, उसमें पहले की शादी है, वो कौन से महीने में नहीं करते थे? जेठ में या साढ़ में? तुम्हें खुद को ही नहीं पता है कि तुम तो सोच रहे हो कभी मामला बेटे, हम तो तैयार बैठे, चाहे जेठ हो चाहे साढ़ हो, वही बात है ना। बेटे तो सही गए। आजकल नहीं है वो, पता है, घर वालों को भी पता है कि बैठ जाए तभी ठीक है। तो ये जेठ सबसे लंबा महीना होता है। वैसे अपने घर में भी होता है ना जेठ, जो बड़ा होता है। तेरे जेठ है? तो जेठ वही होगा जो उम्र में क्या होता है? उम्र में बड़ा होता है। वो लंबाई से मतलब नहीं है इसमें। हाँ, नहीं तो फिर दुनिया के जेठ जी हम ही होते, वही तो बात है। हाँ, समझ गए? हाँ,
और तुम में कई तो परमानेंट ही देवर बन के ही रहते हैं। तो लंबाई से नहीं है, मतलब जो अवधि है उससे है, बड़े दिन होते हैं उनसे। और अब बताइए ग्रीष्म ऋतु के बाद बताइए कौन सी आएगी? कौन सी आएगी? वर्षा ऋतु। बताओ देखिए, वर्षा ऋतु है श्रावण और भाद्रपद, भादवा थोड़ी। श्रावण और कौन सा होता है? हाँ, श्रावण भादवा नहीं। हाँ, श्रावण और कौन सा होता है? भाद। 2 महीने कौन कौन से आते हैं? जुलाई और अगस्त है। ये जुलाई और अगस्त, मतलब इसमें बरसात होती है। श्रावण और कौन सा आता है? भाद्रपद आता है। ये दोनों महीने हैं जिसमें वर्षा ऋतु आती है। और वैसे देखा जाए 2 महीने होती है अपने बरसात। इसके बाद अगला बताओ कौन सी ऋतु आएगी? है शरद ऋतु है। बताओ देखिए शरद ऋतु कौन सी? आश्विन। और कौन सा है? कार्तिक। अभी क्या चल रहा है? आश्विनी है या कार्तिक है? महीने कौन कौन से आएंगे? बोलो। सितंबर और अक्टूबर है ये। इसके बाद शरद ऋतु के बाद कौन सी ऋतु होगी? हेमंत ऋतु आती है। बताइए इसका समयावधि कौन सी होगी? कौन सा महीना लिखो? मार्गशीर्ष और पोष। ठंड होती है। कौन कौन से महीने आएंगे? नवंबर और दिसंबर। फिर 6वीं ऋतु शिशिर ऋतु। कौन सा है? माघ और फाल्गुन। महीना जनवरी फरवरी। जनवरी फरवरी का आता है। इस प्रकार से परंपरागत ऋतुएं कितनी होगी? 6 परंपरागत। एक ऋतु कितने महीने की होती है? 2 महीने की। सबसे पहली कौन सी होगी? बसंत ऋतु है, जिसमें 2 हिंदी महीने आते हैं। इसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चैत्र और कौन सा हो गया? वैशाख। कैलेंडर महीने में कौन सा? कैलेंडर में कौन सा आएगा? मार्च और अप्रैल। मार्च अप्रैल से शुरुआत होती है। हिंदी है यानी उसमें चैत्र से शुरुआत होगी। ग्रीष्म ऋतु 2 महीने कौन कौन से आते हैं? जेठ और हाँ जेठ साठ, जिसको ज्येष्ठ और आषाढ़। मई और कौन सा हो गया? वर्षा ऋतु। इसमें 2 कौन से महीने? श्रावण और भाद्रपद। अब की बात है श्रावण भी 2 थे। 2 थे ना? तुम्हें क्या पता, तुम तो कुंवारे हो। हाँ, वही शादीशुदा आदमी थे जिनकी हुई थी उनको पता है। तुम्हें भी पता है? अच्छा, तुमने चुटकुले सुने होंगे लोगों के हैं। अच्छा, पड़ोसियों की हुई थी। पढ़ाई कर लो, नहीं तो पड़ोसियों की देखोगे फिर तुम। अगली कौन सी ऋतु है? शरद ऋतु। इसमें भी 2 महीने हैं। कौन कौन से? आश्विन और कार्तिक। सितंबर और अक्टूबर। फिर कौन सी आएगी? हाँ, हेमंत ऋतु आती है। इस हेमंत मार्गशीर्ष और कौन सा आता है? पोष। और फिर शिशिर ऋतु आती है। इस प्रकार से द्विमासिक ऋतुओं की संख्या होती है 6। तो ये भी उतारिएगा।
लिख लिया? तो ये जैसे 6 ऋतुएं हो गई, भारतीय मौसम विभाग है उसके अनुसार कितनी होती है? 4। अब इनमें से आपको किसी भी ऋतु का समय भी पूछा जा सकता है। जैसे एक अपने लिखा कि मानसून, विच्छेद का समय है। कि मानसून जो विच्छेद है यानी इसका समय पूछ लिया जाए। उसमें जैसे हमने लिख दिया जुलाई अगस्त, अक्टूबर नवंबर, दिसंबर जनवरी, और मार्च अप्रैल। हाँ, कि मानसून जो विच्छेद है यानी मानसून विच्छेद का समय। हाँ, मानसून जो विच्छेद, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं गैप ऑफ मानसून। क्या बोल दिया आता है? गैप ऑफ ही मानसून। एक होता है मानसून प्रत्यावर्तन का काल है, इसको बोला आता है रिटर्निंग ऑफ मानसून। तो मानसून विच्छेद, विच्छेद का मतलब क्या है? हैं? विच्छेद का मतलब अक्टूबर नवंबर। ये कब से अर्थ होने लग गया? मूर्खों, अभी मैंने बताया था रुक रुक करके बरसात होती है, उसको क्या कहते हैं? गैप। ये क्या लिखा हुआ है? गैप लिखा हुआ है। तो वर्षा ऋतु में हमारे क्या लगातार बरसात होती है? रुक रुक करके क्या होती है? बरसात। तो कौन सा सीजन होगा? जुलाई और अगस्त। तो हमारे तो कुछ ही पूछ लो कि अक्टूबर नवंबर लिखना है हमें, तो है ना, तोते। इसके बाद यानी मानसून परावर्तन या प्रत्यावर्तन जो काल होता है, रिटर्निंग ऑफ मानसून, यही ऑप्शन है चारों। कौन सा होगा? अक्टूबरी नवंबर। ये अक्टूबरी नवंबर का महीना। ये जो अपन ने 8-10 नाम लिखे, इनमें से इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे। ये मध्य मध्य सब तो मैंने जोड़े, मध्य मध्य कुछ नहीं आना इनमें, है ना। लिख लिया ना?
चलो अब पहली ऋतु है या इसके बारे में, हमारे राजस्थान में कहां कहां पर बरसात करेगी यानी उसके बारे में, जो उत्तरी पूर्वी या शीतकालीन जो मानसून आता है उसमें नंबर 1 जो ऋतु है यानी वो कौन सी होगी? शीत। चलो अब भी बताओ वर्तमान में कौन सी ऋतु चल रही? कौन सी? शरद ऋतु चल रही। कौन सा मानसून चल रहा है? हैं? दक्षिणी पश्चिमी मानसून लौट रहा है, रिटर्निंग हो रहा है ना। अब यानी सबसे पहला जो मानसून आएगा यानी वो है उत्तरी पूर्वी, अपन लिख रहे हैं। इसके बाद जो शुरुआत होने वाली है उत्तरी पूर्वी, या जिसको हम लिखेंगे शीतकालीन मानसून। सबसे बढ़िया ऋतु कौन सी होती? कौन सी? शीत ऋतु कैसे बढ़िया होती? अच्छा, शीत ऋतु कैसे होती है? तो क्या सर्द ऋतु? तो कैसे हो? सर्द ऋतु बताओ कैसे होती? अरे सबसे बढ़िया ऋतु कौन सी होती है? सर्द ऋतु क्या है? तो क्या बसंत ऋतु तो कोई ऋतु ही नहीं होती है। हाँ, भारतीय मौसम विभाग में 4 ही ऋतु होती है। हियालो, शियाला मत बोल, हियाला बोल। कौन सी हो गई? शीत ऋतु तुम्हारी। बरसात नहीं होगी तो डमडमी बच जाएगी सबकी। यहाँ सबसे बढ़िया जो ऋतु होती है वर्षा ऋतु होती है। सब चीजें इसी पे टिकी होती है। ऋतु संहार किसी ने वर्णन किया? किसने किया ऋतु संहार? कालिदास जी का ये? हाँ, ऋतु उसमें लिखा वहंती वर्षंती नदंती भांति दहंती समासंती नद्यो घना वनांता प्रिया वही ना सकी न। तुम्हारे क्या समझ? मैं बोलता हूं वो समझ में था, तुम्हें 3 दिन बाद में आता है क्या बोल के गया था। वो कई कई बार वो ऑपरेटर कहते कि सर इनको शायरी सुनाई। मैं शायरी सुनाता हूँ, इनकी समझ ही नहीं आती है। घिसी पिट्टी सुनाता है नहीं वो। हाँ, तो वो इनके समझ में नहीं आती। जैसे क्या वाह वाह। पता नहीं बोला क्या। वहंती वर्षंती नदंती भांति दहंती समासंती नदियों गना वनांता, मतलब इसमें बरसात हो रही है, बादल गरज रहे हैं, यानी झरने बह रहे हैं, नदियां बह रही, और सब अपने अपने लोगों की तरफ क्या कर रहे हैं? ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। प्रिया वही ना सकी ने, प्रियतम के बिना सकी भी क्या है? अकेलापन महसूस कर रही है। ऐसी ऋतु में तो साथ में ही रहना चाहिए। तो ये ऋतु संहार। तो तुम फालतू, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारा ध्यान केवल पढ़ाई में। मेरे बेटे ऐसे ले रहे आनंद जैसे कि हाँ में से लड़कियां तो सोचे तो ही ठीक है, तुम कहा? तुम्हारे तो डमडमी बजी पड़ी है अभी। तो उत्तरी पूर्वी या फिर शीतकालीन जो मानसून है इसमें नंबर 1 सबसे पहली ऋतु बताओ कौन सी ऋतु है? शीत ऋतु। शुरुआत मध्य मार्च लिख दूंगे, मध्य दिसंबर से मध्य मार्च। देखो किसी भी ऋतु का जो निर्धारण किया जाता है वो तापमान से किया जाता है। कि कोई भी ऋतु होगी उसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? तापमान। तापमान पर निर्भर होता है वायुदाब, और वायुदाब पर ही, वायुदाब के अंतर के कारण ही क्या चलती है? पवन। अब पवनों को यह देखना है कि कहां से चल रही है। जल से चल रही है तो बरसात होगी, स्थल से चल रही है तो बरसात ही नहीं होगी। तो ये सब स्थिति इसमें आने वाली है। तो यहां पर अपने जैसे शीत ऋतु है इसे, कि जो मध्य दिसंबर से मध्य मार्च है यानी इसमें आने। तो शीत ऋतु में सबसे पहले जैसे टेम्परेचर की ही बात करें, तापमान,
टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो इस समय सूर्य की स्थिति उत्तरायण में होती है या दक्षिणायन में होती है? अरे सूर्य कौन से गोलार्ध में होता है, उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में? अब सूर्य की स्थिति वैसे दक्षिणायन में ही है। जैसे ये हमने लिखा कि 0 डिग्री, 0 डिग्री का मतलब भी कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा नहीं है, हाँ भूमध्य रेखा। और सूर्य की स्थिति मध्य दिसंबर है, इसमें सूर्य कौन से गोलार्ध में होता है? दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध है यानी इसमें अब बताइए, जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होगा तो उत्तरी भारत है यानी इसमें तापमान कम होगा या अधिक होगा? तापमान क्या होता है? कम होता है। और जो दक्षिणी गोलार्ध है यानी इसमें तापमान क्या होता है? अधिक होता है। उत्तरी गोलार्ध में भी सबसे कम तापमान होता है उत्तरी पश्चिमी भारत। जहां पर भी अपन उत्तरी पश्चिमी भारत लिखते हैं इसका मतलब थार का मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल हो गया? थार के मरुस्थल में कई बार तापमान हिमांक बिंदु से नीचे चला आता है। हिमांक बिंदु का मतलब 0 डिग्री। बर्फ जमती है ना कई बार अपने, है ना, जैसे कभी चूरू फतेहपुर का आपने नाम सुना, जयपुर जोबनेर है, माउंट आबू है, ये उत्तरी पश्चिमी भारत में तापमान कम होता है। अतः यानी यहां कई बार तापमान हिमांक बिंदु से कम हो जाता है। मतलब राजस्थान में आप देखेंगे तो उत्तरी पश्चिमी राजस्थान का जो क्षेत्र आता है, हाँ कि उत्तरी पश्चिमी राजस्थान है, यानी इसमें तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है। यानी जो जनवरी का महीना है यानी इसमें आप ये जो क्षेत्र आता है यानी इसमें टेम्परेचर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या रहेगा? कम रहेगा। ये जनवरी की स्थिति। जबकि जो हाड़ौती प्लेट्यू का क्षेत्र आता है इसमें तापमान कितना रहता है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसके आसपास बीच वाला क्षेत्र है उसमें कितना रहेगा? 10 से 20 के। ये जो क्षेत्र आता है इसमें 10 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या रहता है? कम रहता है। और हाड़ौती है यहां पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड के क्या रहेगा? आसपास। यहां पर ही जाएगा हिमांक बिंदु से नीचे, इधर नहीं जाने वाला, कभी भी बर्फ नहीं जमने वाली है, हिमांक बिंदु से नीचे नहीं जाएगा। हाँ, तो ये हिमांक से नीचे वाला जो क्षेत्र है ये, तो ये तापमान की स्थिति है। तापमान के बाद में आपको ध्यान रखना है तापमान और वायुदाब में विपरीत संबंध होता है। तापमान वायुदाब में कैसा संबंध होता है? विपरीत। जहां तापमान अधिक होता है वहां पर वायुदाब कम होगा, और जहां तापमान कम होगा वहां वायुदाब क्या होगा? अधिक। तो अपने को ये आप ध्यान रखना, हाड़ौती प्लेट्यू का जो क्षेत्र आता है यह इसमें इस समय यह जो टेम्परेचर की स्थिति है वो कुछ अलग प्रकार की आपको, ये जैसे जुलाई का महीना आता है यहां पर ये वर्षा का जैसे वितरण का भी अपन देखेंगे। 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, यानी ये तापमान है, यानी इसमें अंतर आपको देखने को मिलेगा। सब जगह तापमान क्या है? यह अलग अलग प्रकार से क्या है? यह अब तापमान से ही संबंधित होगा यही जो वायुदाब है, यही इसकी स्थिति आती। जितना तापमान कम होता है वायुदाब उतना ही क्या होगा? अधिक। लेकिन पहले आपको वायुदाब के बारे में बताना पड़ेगा कि किस तरीके से उसका अपन मेजरमेंट है यानी वो करने वाले हैं। तो ये यानी राजस्थान है यानी इसके संदर्भ में अपन लिखे। तो पहले आप शीत ऋतु लिख करके लिखिएगा तापमान। हाँ, तापमान में लिखो राजस्थान में वास्तविक शीत ऋतु
राजस्थान में वास्तविक शीत ऋतु का शुभारंभ वास्तविक शीत ऋतु का शुभारंभ दिसंबर में होता है। दिसंबर में होता है क्योंकि इस समय सूर्य की स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में होती है। दक्षिणी गोलार्ध में होती है। अतः उत्तरी पश्चिमी भारत में तापमान कम होता है। तापमान कम रहता है। कई बार तापमान हिमांक बिंदु से नीचे चला आता है। कई बार तापमान हिमांक बिंदु से नीचे चला आता है। तो जनवरी में जो उत्तरी राजस्थान आता है, उस उत्तरी राजस्थान में टेम्परेचर आपको ध्यान रखना, ये उत्तरी राजस्थान का जो क्षेत्र आएगा, यानी इसमें आप देखेंगे कितने डिग्री सेंटीग्रेड से, बताओ 10 से कम या ज्यादा? 10 से क्या रहेगा? और जो हाड़ौती प्लेट्यू आता है उसमें कितना डिग्री रहेगा? 20 के आसपास। 20 से ज्यादा ही रहना है, 20 से कम नहीं रहना। और बीच में कितना होगा? 10 से 20। हाँ, तो लिखो जनवरी में उत्तरी राजस्थान में तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है। जबकि हाड़ौती के पठार में तापमान 20 डिग्री के आसपास, 20 डिग्री के आसपास रहता है। कितने डिग्री के बीच में रहता है? शेष राजस्थान में औसत तापमान 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है।
कई बार हमारे क्या है कि शीतकाल में, मतलब जनवरी का जो महीना होता है उसमें शीतलहर आती, बोलो क्यों? या दिसंबर में आ जाती है? शीतलहर क्यों आती? अरे जब इस समय हिमालय में हिमपात होता है, हिमालय में क्या होता है, और जैसे ही हिमपात होगा तो ये जैसे आज हिमपात हुआ है तो शाम तक अपने ठंडी हवाएं आ जाएगी। तो ये जब हिमालय में हिमपात होता है तो इस ऋतु में हमारा राजस्थान है वो कौन सी लहर की चपेट में आ जाएगा? शीतलहर। ये क्षेत्र सबसे ज्यादा चपेट में आएगा। तो लिखो शीत ऋतु में, शीत ऋतु में जब हिमालय में हिमपात होता है तब राजस्थान शीतलहर की चपेट में आता है। तब राजस्थान शीतलहर की चपेट में आता है। तो ये जो राजस्थान है यानी इसमें उत्तरी राजस्थान का तापमान 10 डिग्री से हाड़ौती प्लेट्यू वाला आता है कितना? ये कौन से महीने में है? जनवरी। जनवरी की स्थिति है, जनवरी में यही रहता है। तो कई बार आपको पूछा जा सकता है कि कौन से में 10 से 15, 20, तो आपको ध्यान रखना इधर उत्तर वाले हैं वो कितने में रहेंगे? 10। बीच में आएंगे वो 10 से 20 के, और हाड़ौती प्लेट्यू वाला कितने में आएगा? 20 डिग्री। तो देख लीजिए यहां वर्ष भर कैसा तापमान रहता है उच्च। जब ये माइनस में चलता है तो भी यहां पर कितना डिग्री रहता है? 20 डिग्री। ये स्थिति यहां पर देखने। ये बना लिया तुमने? ये बना लीजिए। ये जनवरी में तापमान है या समताप रेखा जिसको अपन कह सकते हैं। लिख लिया? अब तापमान और वायुदाब है, इसमें विपरीत संबंध होता है। तापमान और किसमें? वायुदाब। इसमें विपरीत संबंध होगा। अब तापमान वायुदाब में विपरीत संबंध होगा तो यह बताइएगा कि थार का मरुस्थल है, इसमें तापमान कम है या अधिक है? तो कैसा वायुदाब होगा? उच्च वायुदाब या न्यून वायुदाब? हमेशा यही ध्यान रखना कि जैसे समुद्र तल का जो औसत वायुदाब है
वो 1013.25 मिली बार होता है। एमबी का मतलब मिली बार है, जिसको आप 1013 लिख लीजिए। ये समुद्र तल का कैसा वायुदाब हो गया? औसत। कि औसत वायुदाब है वो कितना है? 1013.25 मिली बार है। ये अगर 1013 से कम है, जैसे 999 है, 1000 है, 1005 है, अगर 1013 से क्या है? कम, तो उसको न्यून वायुदाब कहा जाता है। कौन सा वायुदाब कहेंगे? न्यून। ये कब? जब कितने से कम होगा? 1013। और 1013 से ज्यादा है, अधिक है, मतलब जिसको आप ये कि जैसे 15, 16, 17, 18, 19 कितना भी है, यानी 1013 से वो हाई प्रेशर होगा। किस तरह का वायुदाब हो जाएगा? उच्च वायुदाब। यानी उसको उच्च वायुदाब अपन लिख सकते हैं। यह आपको ध्यान रखना। हमेशा तापमान और वायुदाब के बीच में किस तरह का संबंध होता है? विपरीत। क्यों होता है? जहां तापमान कम होता है वहां की वायु ठंडी होती है। वायु कैसी होती है? ठंडी वायु हल्की होती है या भारी होती है? कैसी होती है? भारी होती है। तो वो क्या आती है? नीचे बैठती है। इसलिए धरातल पर वायु इकट्ठी हो जाती है। कैसा वायुदाब होता है? उच्च वायु। और जहां पर तापमान अधिक होता है वहां की वायु क्या होगी? गर्म होगी। कैसी होती है? गर्म होने के बाद में हल्की होगी या भारी होगी? हल्की होकर के वो क्या हो जाएगी? ऊपर उठ जाएगी। इसलिए नीचे कैसा वायुदाब हो जाएगा? न्यून वायु। तो अब हमेशा तापमान, वायुदाब और वर्षा, तीन चीजें, कि तापमान, वायुदाब और वर्षा, इन तीनों का अगर अपने को अध्ययन करना है, तापमान, वायुदाब और वर्षा, इनका अध्ययन करने के लिए सामान्य रूप से 2 महीनों का चयन किया जाता है, जनवरी का और जुलाई का। जनवरी और जुलाई, क्योंकि ये ऐसे महीने हैं जिनमें अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान, अधिकतम वर्षा, न्यूनतम वर्षा, अधिकतम वायुदाब, न्यूनतम वायुदाब, औसत महीने यही होते हैं। बाकी किसी का भी आप देख सकते हैं। किताबों में आप देखेंगे तो ये 2 ही महीने मिलेंगे। जैसे उदाहरण के रूप में आपको यहां पर भी कई सारे जैसे चित्र आपको बताता हूं। यहां पर जैसे ये ऋतुओं का है, यहां आप देख रहिएगा कौन सा महीना लिखा हुआ है? जनवरी लिखा हुआ है। यहां पर देखिए कौन सा महीना लिखा हुआ है? जुलाई लिखा हुआ। जितने भी आप देखिएगा यही उन सब में यही महीने आपको लिखे हुए मिले। यहां फिर देखिएगा कौन सा महीना लिखा, हाँ, कि जुलाई का जो महीना आता है यानी ये लिखा हुआ है। हाँ, जुलाई में जितने भी आप देखिएगा कि उनमें यही स्थिति, जैसे यहां ये वर्षा का यानी वितरण आता है, यहां पर फिर आप देख रहिएगा वर्षा, ये कौन सा महीना हो गया? जनवरी। जनवरी का जो महीना है, जिसमें आपको मैं टेम्परेचर बता रहा था कि उत्तरी राजस्थान है जिसमें कितने डिग्री से कम रहता है? 10 डिग्री। देखिए कितना डिग्री आ रहा है? 6 डिग्री। कितना है? 5, 6, 8, मतलब ये उत्तरी भाग है उसमें 10 से, और जैसे ही दक्षिण की तरफ आएंगे यही उसमें 10 से क्या रहेगा? ज्यादा, यानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी 20 के आसपास की जो स्थिति है। तो जनवरी का और कौन से महीने का अध्ययन किया आता है? जुलाई का जो महीना आता है यही उसका अपन क्या है? यही अध्ययन करते हैं। हर जगह आप जाएंगे यही मिलेगा। औसत महीने इन्हीं को माना गया है। हाँ, तो अब जैसे औसती महीनों की स्थिति हम देख रहे थे, तो अब आपको इस पहचान ये करनी है कि ये न्यून वायुदाब कौन से महीने में होगा?
मैंने जून तो कहीं नाम ही नहीं लिया, कहां से जून लेके आ गया तुम अभी? कौन सा है? कौन से महीने में? जुलाई में या जनवरी में? क्यों जुलाई में, क्यों? तापमान है कम रहता है या अधिक रहता है? इसलिए कैसा वायुदाब होगा? न्यून वायु। ये उच्च वायुदाब कौन से महीने में होता है? तो अभी अपन कौन से महीने के बारे में पढ़ रहे हैं? कौन सी ऋतु के बारे में पढ़ रहे हैं? तो शीत ऋतु में कैसा वायुदाब होगा? उच्च वायुदाब होगा या न्यून वायुदाब हो? कैसा होगा? और एक्चुअली स्थिति है थार के मरुस्थल में 1019 मिलीबार वायुदाब विकसित होता है। इस समय यही है कि यहां पर जैसे आपको मैंने बताया कि उच्च वायुदाब हाई प्रेशर बनेगा, और इधर आप देख रहे हैं कौन सा प्रेशर बनेगा? लो। यहां अधिकतम थार के मरुस्थल में कितना मिलीबार वायुदाब विकसित होगा? 1019। कितना? अब बताओ, 1019 उच्च वायुदाब है या न्यून वायुदाब? तुम्हें क्या पता उच्च वायुदाब है? 1013 से ऊपर। अब इसमें आपको यह है कि राजस्थान से कौन कौन सी जो समदाब रेखाएं गुजरती है, यानी इसके बारे में भी अपन लिखेंगे। तो अगला आपको लिखना है वायुदाब। तापमान के बाद में अगला वायुदाब शीत ऋतु है। इसमें वायुदाब लिख करके लिखिएगा। लिखो तापमान और वायुदाब में, तापमान और वायुदाब में विपरीत संबंध होता है। तापमान और वायुदाब में विपरीत संबंध होता है। शीत ऋतु में थार के मरुस्थल में तापमान कम होने के कारण उच्च वायुदाब बनता है। यहां अधिकतम 1019 मिलीबार 1019 मिलीबार वायुदाब विकसित होता है। एक 1019 मिलीबार वायुदाब विकसित होता है। जबकि इस समय हिंद महासागर में न्यून वायुदाब बनता है। कैसा वायुदाब बनता है? कि न्यून वायुदाब की जो स्थिति बनी हुई आपको मिलेगी। जैसे ये जनवरी का महीना है, यहां हमने लिखा थार का मरुस्थल है, इसमें 1019 मिलीबार। इधर आप मुल्तान पेशावर की तरफ जाएंगे तो बढ़ेगा 1020। फिर आप आएंगे तो यहां 1019 के बाद ये 1018 मिलीबार। ये एक, जैसे जैसे आप दक्षिण की तरफ जाएंगे, बताइए वायुदाब घटेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा। क्यों घटेगा?
तापमान क्या हो रहा है? तो इस समय हमारे राजस्थान से दो समदाब रेखाएं गुजरती, दो, एक तो आप देखें 1019 मिलीबार की समदाब रेखा है, और एक है यही जो जनवरी का जो महीना है, ये जो यहां पर अपन देख रहे हैं, ये 1019 मिलीबार है। कितना मिलीबार हो गया? 1000। अब ये बताइएगा कि इधर अपन आएंगे तो 1019 से कम होगा या ज्यादा होगा? क्या होगा? ये कितने मिलीबार की है? 1018 मिली। ये 1018 मिलीबार। ये कौन से महीने की है? जनवरी माह की समदाब रेखाएं। कौन से महीने की? जनवरी में 1019 मिलीबार है, वो कहां से गुजरती है? बीकानेर। नागौर कौन सा आता है? चूरू और गंगानगर। चूरू और कौन सा हो गया? यह इनसे कितने मिलीबार की है? 1019। ये अनूपगढ़ है ना, ये प्रशासनिक इकाइयां रहेगी, मौसम विभाग में नहीं जाने वाले। हाँ, मौसम विभाग में जो है वही रहने वाले हैं ना। हाँ, इसके बाद में 1018, ये कौन सा आता है? जैसलमेर। जैसलमेर के बाद कौन सा आता है? यही बाड़मेर है, पाली है, जोधपुर का भी आता है इसमें ना। ये जैसे ये पूरा भाग अपन देख रहे हैं कि ये इस पर जैसलमेर आता है, जोधपुर आता है, पाली है, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, झालावाड़ है। यही ये कितने मिलीबार की है? 1000। इसके बाद में 1017, वो बिल्कुल राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती। 1016 अपने से नहीं गुजरती है, दो ही समदाब रेखा गुजर रही है, 1019 और 1018। ये कौन से महीने की है? जनवरी की है। क्या जुलाई में भी यही स्थिति रहेगी? तो कम होगा या अधिक होगा? कितने से कम होगा? 1013। 1013 से। ये इसका एक फॉर्मूला है, ये 1013 से कम वो न्यून वायुदाब होता है। वो कौन से महीने में होता है? 1013 से अधिक है वो कौन सा वायुदाब होगा? उच्च। वो कौन से महीने में होता है? तापमान, वायुदाब और वर्षा का अध्ययन करने के लिए सामान्य रूप से जनवरी और कौन से महीने का अध्ययन किया जाता है? एक लाइन लिख लीजिएगा, आप नोट डाल के लिख लीजिएगा। लिखो तापमान, वायुदाब तापमान, वायुदाब और वर्षा का अध्ययन करने के लिए तापमान, वायुदाब और वर्षा का अध्ययन करने के लिए सामान्य रूप से जनवरी और जुलाई माह का अध्ययन किया जाता है। अब जैसे मानचित्र पर तापमान को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? समताप रेखा। वायुदाब को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? समदाब रेखा। वर्षा जिसको किसके द्वारा?
संवर्षा रेखा है, इनके द्वारा दर्शाया जाता है। इनको बोलते हैं मानचित्र पर इन्हें सम्मान रेखा, तीनों को एक साथ लिखेंगे तो वो कौन सी रेखा कहलाती है? सम्मान। मान किससे संबंधित है? फिर अलग अलग नाम हो जाता है। हाँ, तापमान के लिए कौन सी रेखा को काम में लिया आता है? जैसे पीछे अब मैंने आपको 10 डिग्री और 20 डिग्री लिखाया, वो कौन सी रेखा है? समताप रेखा। कौन सी है? और यहां पर आप देख रहे हैं तो ये जो समदाबी रेखा है ये अपन दर्शाएंगे। तो ये मानचित्र पर इन्हें समताप रेखा, समदाब रेखा और कौन सी रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है? तो लिखो मानचित्र पर इन्हें अलग अलग सम्मान रेखाओं अलग अलग सम्मान रेखाओं से दर्शाया जाता है। अलग अलग क्या है? यानी जो सम्मान रेखाएं हैं इनसे ये तीनों नाम लिख लीजिए जिसे ध्यान दे। लिख लिया? अब सबसे पहले राजस्थान है, यानी इसमें हम जुलाई की कौन सी रेखाएं लिखेंगे? समदाब। जुलाई की समदाब रेखाएं हैं, ये हमें लिखनी है। कौन कौन से जिलों से गुजरती? ये एक आपने लिख दिया, कितना है? 1019 मिली बार। एमबी का मतलब मोबाइल वाला नहीं है, मिली बार। और एक आपको ध्यान रखना है, ये 1018। ये ऐसे बना दीजिए, फिर जिले लिखवाए तो। हाँ, जनवरी की समदाब रेखा। लिख लिया? तो पहला नंबर 1 लिखो आप, 1019 मिली बार। ओके। है तो 1019, इसमें लिखो जिले 1019 में बीकानेर, बीकानेर, फलोदी,
कोष्टक में कर लेना फलोदी, जोधपुर होता था ना पहले। हाँ, नागौर, चूरू, गंगानगर, गंगानगर के कोष्टक में लिख लेना वर्तमान में अनूपगढ़। वर्तमान में कौन सा हो गया? अनूप। इसके बाद अगला लिखिएगा 1018। हाँ, कि 1000 जो 18 मिली बार है इसके बाद जैसलमेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, राजसमंद। हाँ, पाली, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, झालावाड़। अरे तो इतने ही लिख ले, प्रतापगढ़ क्या गिरेगा लिखे। हाँ, बुद्धि होगी तो इतने से सही कर देगा, और बुद्धि नहीं होगी चाहे उसको कितना ही लिखा दो। कोई नापा हुआ है क्या फिक्स के यही मिलेगा? हाँ, इसके अलावा इर्द गिर्द वाला दे देगा वो, तो उसके क्या है। बुद्धि लगाया करो कभी। तो अब ये अपन ने लिखा कि जो 1018 मिली बार, 1019 मिली बार, ये दो समदाब रेखा। इसका मतलब यहां 1019 से क्या होगा? अधिक। इस भाग में 1018 से 1019, और ये भाग है वो 1017 से किसके बीच में आएगा? 1018 के। तो ये दो समदाब रेखाएं हैं, इनका अपन ने क्या किया है? कैलकुलेशन। चलो, इसके बाद में ये वायुदाब हो गया। अब बताइए, वायुदाब का वितरण हमारे राजस्थान में समान है या असमान? हिंद महासागर में हमने लिखा कि कैसा वायुदाब बनेगा? उच्च वायुदाब या न्यून वायुदाब? कैसा? और हमारे थार के मरुस्थल में इस समय कैसा वायुदाब बनता है? हमेशा पवने उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर चलती। पवने कौन से वायुदाब से? उच्च वायुदाब से। उच्च वायुदाब स्थल पर है या जल पर है? और न्यून वायुदाब कहां पर है? तो पवने स्थल से जल की ओर चलेगी या जल से स्थल की ओर चलेगी? स्थल से जल, स्थल से जल की ओर पवने चलती है, ये ध्यान रखना। हाँ, कि पवने स्थल से। अब जैसे ये पूरा ही भाग आप जैसे जैसे इधर जाएंगे ना, और ज्यादा वायुदाब बढ़ता जाएगा, क्योंकि जैसे उत्तर की तरफ, क्योंकि सूर्य कौन से गोलार्ध में हो गया? दक्षिणी। तो इधर तापमान बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। और वायुदाब हमेशा पवने उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर चलती। ये इस समय पवने हैं, वो स्थल से जल की ओर चलेगी या जल से स्थल की ओर चलेगी? स्थल से जल की। गर्म होगी या ठंडी होगी? बताओ। यानी स्थल से जल की ओर आ रही है तो गर्म या ठंडी? गर्म या ठंडी? क्यों होगी ठंडी? इधर तापमान ही क्या है? कम है। तो हवा किस प्रकार की आएगी? गर्म आएगी या ठंडी आएगी? ठंडी। कहीं कहीं को तो गर्म है, वो तो हीटर लगा के आएंगे। हाँ, बोल रही थी एक लड़की, दो गर्म गर्म गर्म। पढ़ाई करते हैं तो सबको त्याग करके काम किया जाता है, इधर उधर याद मत किया करो किसी को। हाँ, एकाग्रचित होकर के। कई
तो सपने अलग देख रहे हैं, कहीं तो मैच का नजारा देख रहे हैं तुम, इसका मैच भी होने वाला है ना, या नहीं है? तो ये सारी जो अब स्थल से जल की ओर चल रही है, या अब यही पूछ लेगा कि शीतकाल में हमारे कौन सी पौने चलती है, स्थल से जल वाली या जल से स्थल वाली? तो ये गर्म हुई या ठंडी हुई? ये ठंडी होगी। ये उत्तर पूर्व से आ रही है। कौन सी दिशा से आ रही है? उत्तर। इसीलिए इस मानसून का नाम ही उत्तरी पूर्वी मानसून दे दिया। इन्हें उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवने कहते हैं। बताओ ये गर्म या ठंडी, शुष्क होगी या आर्द्र होगी? शुष्क या आर्द्र? शुष्क, आर्द्र होगी। हाँ, कि ये शुष्क होगी या आर्द्र होगी? आर्द्र होगी। हाँ, वर्षा होगी या नहीं होगी? तुम्हें ये तो पता है कि आर्द्रता कहते हैं किसे? मूर्खों, ठंडी हवाएं हमेशा शुष्क होती है। हाँ, जलवाष्प होती है क्या इनमें? तो फिर कैसे हुई है आर्द्र? कहीं तो बरसात भी करवा देंगे, बाढ़ लिवा देंगे यहां पर। हाँ, ठंडी और किस प्रकार की होती है? शुष्क होती। ठंडी होगी और कैसी होगी? शुष्क। इसीलिए खेतों में सिंचाई करनी पड़ती। पसीना आता है तुम्हारी? आता है? दिसंबर में आता है क्या? क्यों नहीं आता है? शुष्क है वातावरण, तब भी होठ फट जाते हैं, शरीर नहीं नहाते हैं। हाँ, वेसलिन या तेल नहीं लगाते हैं तो वो फट जाता, सफेद सफेद आता है ना, जैसे ऐसे लाइन लगाई थे एकदम। वो है शुष्कता। लेकिन हमें पता ही नहीं है क्या शुष्क है। शुष्कता का मतलब तो तापमान से ले रखा होगा कि बहुत ज्यादा गर्म हो जाता, ताता हो गया होगा। और आर्द्रता का मतलब ठंड से है ना। मुझको जलवाष्प होता है आर्द्रता का मतलब। तो क्या इस समय जलवाष्प होगी तो वातावरण शुष्क रहेगा या आर्द्र रहेगा? अतः ये पवने शुष्क होती है, इनसे वर्षा नहीं होती। ये कौन सी पवने हैं? उत्तरी पूर्वी मानसून। यही उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवने जब बंगाल की खाड़ी से गुजरती है तब आर्द्रता ग्रहण कर लेती। बीच में जल है ही नहीं बाकी। यहां पर ये देखिए, बंगाल की खाड़ी से गुजरती है तब आर्द्रता ग्रहण करके तमिलनाडु में वर्षा कर देती। लेकिन क्या राजस्थान में वर्षा होती? तो तमिलनाडु आ गया, इधर आंध्र प्रदेश का क्षेत्र आ गया। हाँ, इधर जैसे थोड़ा सा भाग कर्नाटक का भी आ जाएगा, लेकिन मुख्य रूप से बरसात कहां पर होती है? तमिल। अब बरसात शुरू होगी तमिलनाडु। अभी तो लौटते हुए मानसून से, फिर लगातार बरसात होगी जब दिसंबर तक। दिसंबर जनवरी है यहां तक। इस मानसून से यहां पर क्या होनी है? वर्षा। तो ये शीत ऋतु है, इसमें लौटते हुए मानसून से नहीं, ये तमिलनाडु में वर्षा हो रही है, वो कौन से मानसून से हो रही है? उत्तरी। तो बताइए, तमिलनाडु में शीत ऋतु में वर्षा थर्ड ग्रेड में है या क्वेश्चन है? कईयों का भविष्य बदल गया था और कईयों का खराब हो गया था इससे। शीतकाल में तमिलनाडु में वर्षा होती है, किसके कारण होती है? शीत ऋतु आती है, उसमें तमिलनाडु में वर्षा होती है। मानसूनी वर्षा या चक्रवातीय वर्षा? कौन सी है? मानसूनी या चक्रवाती? मानसूनी। इधर एक लड़की कह रही है चक्रवातीय वर्षा। मैं चक्रवात पढ़ा रहा हूं। अरे चक्रवात पढ़ा रहा हूं क्या? कौन सी वर्षा? कौन सा ऊपर देख कितना मोटे अक्षरों में लिखा हुआ। मत सोचो घर वालों के बारे में, पढ़ाई के बारे में सोचो, है ना। नहीं, वो हिसाब मांग लेंगे कि भेजा था। इनसे तो कोई नहीं मांगने वाला जब तक ये ऐसे घूम रहे हैं तब तक। लड़कियों से बहुत जल्दी हिसाब मांगा था। इतना ही मौका देते हैं घर वाले, ज्यादा देते नहीं। चाहे वो कितनी मांग कर लें कि इतना प्रतिशत आरक्षण दे दिया जाए, लेकिन दुश्मन तो पुरुष ही रहेगा हमेशा, है ना। और उसमें महिलाएं भी जिम्मेदार है।
जिम्मेदारी इसलिए तो मार वही कहते हैं ना, भेज दिया एक बार अब नहीं भेजेंगे, वही बात है, बार बार थोड़ी पढ़ाई करती थी, एक बार में कर लेती, कौन सी बालेस्टर बन रही है। तो ध्यान रखा। तो ये ठंडी और कैसी होती है, शुष्क। यहां तमिलनाडु में जो बरसात होती है मानसूनी वर्षा होती है या चक्रवातीय वर्षा? मानसूनी वर्षा होती है। ये एसएसटी के पेपर में आया था 2013, उस समय ये रीटेट वगैरह कुछ हुआ करता था, उस समय भी आया था। कई सारे लोग इस एक क्वेश्चन के चक्कर में, पहले वो जिला परिषदों से होती थी भर्ती, अधीनस्थ बोर्ड नहीं था उस समय, जिला। एक मेरा ही दोस्त था, उसकी पत्नी ने पेपर दिया था और वो उसका आंसर करके आई चक्रवातीय वर्षा होती है, और आंसर उसको सही माना एक बार जिला परिषद में, उनका सिलेक्शन हो गया, उन्होंने कर दी स्वामणी। उसमें मैं भी जिम्मा था, ऐसी बात नहीं। स्वामणी के 3 दिन बाद में आ गया, रिजल्ट को किया गया रद्द। क्या किया गया? और एक क्वेश्चन को लेते हुए किसी ने लगा रखी थी, उस क्वेश्चन को लेते हुए उस क्वेश्चन की जगह मानसून होगा, उत्तरी पूर्वी मानसून से क्या होती है तमिलनाडु में वर्षा। उस एक नंबर के चक्कर में कई बाहर निकल गए और कई अंदर आ गए। जो एक नंबर से एक क्वेश्चन से रह रहे थे वो तो क्या आगे अंदर आगे, और जो एक क्वेश्चन से जो बाहर थे वो अंदर थे, वो क्या हो गए? बाहर हो गए। उनमें उनका भी नंबर था। वो फिर मेरे पास आए कि यार ये इसका बताओ क्या आंसर होगा। मैं इसका उत्तरी पूर्वी है यार, उत्तरी पूर्वी थोड़ी होगा इसमें चक्र, हाँ वो चक्रवाती होगा। फिर सांत्वना देने में अपने क्या जा रहा है, वो है तो वही, देख इसका उत्तरी पूर्वी मानसून ही है, आप चक्रवात मान लो, कोई बात नहीं। ये दुखद घटना हो गई थी स्वामणी होने के बाद में। कईयों की सगाई, 2-3 की सगाई भी टूटी थी। तो ये कई धोखे हुए हैं, इसलिए आजकल ज्वाइनिंग से पहले नहीं करते हैं। अभी तुम्हें शायद आएंगे छुट्टियों में एक पढ़ाने के लिए, ईश्वर जी कुकना, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर को, वो कंप्यूटर का भी तुम्हारे कोई है ना, तो आईसीटी वगैरह है वो पढ़, मेरे स्टूडेंट ही रहे, बहुत सारे स्टूडेंट आएंगे जैसे आपको पढ़ाने वाले। शायद 3rd ग्रेड की आज भी क्लास होगी तुम्हारी, आज तुम्हारी नहीं है दूसरों की है, वो बाजिया जी पढ़ाएंगे कुछ, शायद टीचिंग मेथड भी होती होगी तुम्हारे। हाँ वो 1st ग्रेड लेक्चर भी है, वो भी ईश्वर जी भी आएंगे। तो वो कुंवारे थे, अब तक आ सगाई है उनकी, क्योंकि वो टीचर बन गए। क्या बन गए? टीचर। तो उनको मतलब वो पढ़ा भी रहे थे, अच्छे हैं, मेरे स्टूडेंट भी हैं, काफी तैयारी कर रहे थे। तो कई बार मेरे को ऐसे, मैं दत्तक ही बोलता हूं उनको, ऐसे गोद लिया हुआ पुत्र है ना, उस हिसाब से उसको काफी केयर करता रहता हूं। तो पहले जब नौकरी नहीं लगी थी तो उन्होंने कहा था कि बाबू साहब मेरी शादी तो करवा दो कम से कम। तेरी नहीं होगी भाई साहब, नौकरी के बिना नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। 3rd ग्रेड की अच्छी सी तैयारी की, शानदार। तुम में से कईयों की उम्र से छोटा ही है, वही था ना, अच्छी तैयारी की, अब वे हो गई तो हम करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आस गई है। ज्वाइन करने पहले नहीं किया विश्वास लड़के वालों ने, वो पसंद कर रहा था कि वो लड़की वाले हैं उनको, तो उसका भाई ने कहा नहीं हम बेरोजगार को क्यों दे, वही है। लेकिन वो बाद में हो रहा, हो गया इसका सिलेक्शन, अब तो देख लो कि नहीं, ज्वाइनिंग करने के बाद, ज्वाइनिंग करने के 10 दिन बाद आ जाएंगे कि हाँ हो गया पक्का, अब हटा नहीं सकते। तो लोग इतना ही विश्वास करते हैं। तो वैसे इसका मतलब ये एक जाहिर तो हो गया कि लड़की तुम्हें तो नहीं देंगे, है ना। तुम में से जितनी लड़कियों की शादी हुई, कितने के हस्बैंड नौकरी करते हैं गवर्नमेंट सर्विस में? एक के ही है, बाकी के नहीं है। चलो ठीक है, इसका मतलब तुम्हें नौकरी को तो नहीं दिया है ना, आदमी को ही दिया है। तो तुम्हारे को नहीं मिलनी है, ध्यान रखना, तुम्हारी नौकरी को मिलेगी।
और जिस दिन नौकरी छूट गई तो सोच लेना, हाँ घर वाले कहते हैं छोड़ो, हाँ रिश्ता खत्म। तो ये आ गया, पर तो दुनिया के साथ धोखा हुआ है, तब भी तो हुई है ना ये कई सारी चीजें। कई कई लोग फर्जी नौकरी कर लेते हैं। अभी एक मामला चला था लंबा सा, पुलिस में भी चला था ना, हाँ। और वो महिला भी देखो तुम, है ना। हाँ, तो ये है सारी चीजें होती नहीं। उसमें स्पोर्ट दोनों को गुमराह किया, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। हाँ, लपेटे में हम भी आए थे, ऐसे लपेटे में नहीं आए थे। मतलब आदमी विश्वास करना बंद, मैंने खुद ने मतलब इतना मायूस होकर के, गरीब बन करके, सर इतने पैसों की जरूरत है, ये बहुत पहले 2018 के आसपास की बात है। तो ऐसे कई बार आ जाती है ना, तो मैं कुछ हेल्प करवा दी। कुछ आदमियों से भी मैंने 30-40-50 हज़ार रुपए की हेल्प करा। लेकिन जब ये कहा ना कि इसमें सिलेक्शन हो गया, तो यार ये लिखना तो इसको नहीं आता था कुछ भी, हो कैसे गया, डाउट तो लगेगा। तो काफी उस मामले में मैं जानता हूं वो सारा। लेकिन उससे फिर ये हो गया कि अब आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते। और अक्सर जो आपके सामने आकर के रोता है ना, श्योर फर्जी होता है। कई जगह झटके खाए हमने इस चीज में, ये मैंने देखा, और वो लगभग ही फर्जी निकले। क्योंकि जो स्वाभिमानी आदमी होता है ना, वो खुद संघर्ष करता है, वो रोता नहीं है। और रोता है तो पैसों के लिए तो नहीं रोएगा, वो और चीज के लिए रो सकता है। इसलिए इस चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। स्वाभिमानी आदमी होगा वो भीख कभी नहीं मांगता, वो ये है हेल्प के रूप में ले सकता है, लेकिन पैसों की तो वो कतई हेल्प नहीं लेता। वो कुछ शिक्षा से संबंधित हो सकता है कि मेरी थोड़ी सी इस तरह का सा मेरा क्या हो जाए, काम हो जाए। तो ऐसे लोग बहुत मिलेंगे आपको, हद से ज्यादा मिलेंगे वो इधर। तो इनसे थोड़ा सा क्या है कि बच करके रहना जरूरी है। तो ऐसे झटके, अब वैसे लोग कितने सारे परेशान होंगे उन चीजों से देख करके कि यार कितना गलत। बहुत सारे लोगों से कई बार बात होती है, हालांकि हम तो क्या ओपन में आते नहीं है, इन चीजों को बहुत ज्यादा यानी ध्यान रखते हैं। लेकिन कईयों को मैं बताता हूँ, देखो मुझे यहाँ पर ये हुआ, एक उदाहरण, कई नजीर यानी उदाहरण हो गई। कई बार कई लोग कह देते हैं ना, वो शक्ल देख रही मैं तो झूठा है, तो जरूरत ही नहीं है, पैसे नहीं मांगेगा वास्तव में, तुम देख लेना से आप, गरीब कभी नहीं मांगता। और गरीब कम भी नहीं करवाता है, फीस भी आप देख लेना, जितनी है वो उतनी देखे जाता है। वो नहीं कहता कि, क्योंकि वो उसको पता है मेरी कम भी नहीं होगी, मेरी सुनवाई नहीं होगी, है कि नहीं है। तो जो ये काम करता है वो श्योर फर्जी होता है। तो आपको ध्यान रखना है इन चीजों का, है ना। मैंने दिए उसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं थी, लेकिन दूसरों से दिलवाए ना, अच्छी खासी रकम दिलवाई गई ना, तो वो थोड़ा सा गलत हुआ। वो के सिस्टर है, वो बहुत गरीब है, जीसीआई वहां तक कि जो डायरेक्टर्स थे यानी सीकर में, उनको भी मैंने फोन कर दिया, अच्छी मेरी जान पहचान है उस हिसाब से, उनको भी मुझे थोड़ा सा इसका आप हेल्प करना। लेकिन बाद में पता चला कि ये तो बिल्कुल पहले से ही क्या है, फर्जीवाड़ा का मामला चल रहा था। तो ये ऐसे कई चीजें चलती रहती है। तो अब जैसे अपन लिख रहे, तो इसका आपको ध्यान रखना है कि यहां तमिलनाडु, तमिलनाडु का मतलब कोरोमंडल का तट आता है। ये अभी आरएस में था क्यों सर, यहां पर बरसात क्यों हो रही, तो ये ठंडी हो रही। लेकिन राजस्थान में इस समय क्या नहीं होगी, बरसात ही नहीं, मानसूनी बरसात नहीं होगी। उत्तरी भारत में अब दूसरी, यहां 2-3 क्वेश्चन आपको बनेंगे। तो अगला अपन सबसे पहले पौने लिख करके लिखेंगे, वायुदाब के अंतर के कारण किसकी उत्पत्ति होती है, पौने। और पौने कौन से वायुदाब से कौन से वायुदाब की ओर चलती है, यह बताना है। उच्च वायुदाब से न्यून। हाँ, अगला जैसे अपन ने लिखे हैं पौने, विंड, पवनों में आप ये तो सबसे पहला ये नियम ध्यान, हमेशा पवन उच्च वायुदाब से, जैसे ऐसे देखिए अपने आंधी आती है ना, आंधी जानते हो या नहीं जानते। आंधी आने से पहले वातावरण कैसा होता है, बिल्कुल क्या होता है, शांत हो जाता। इसका मतलब वायुदाब गिरता है या बढ़ता है? गिरता है। ये क्वेश्चन आ जाता है ऐसा। बेरोमीटर, वायुदाब को मापने की इकाई होती है बेरोमीटर। वायुदाब में एकदम से अचानक गिरावट किसका संकेत देगी, किसका देगी, एकदम से होता है ना, एकदम शांत हो जाता है वातावरण, और फिर चलती एकदम से हवा। वो हवा कौन से वायुदाब से आती,
कौन से वायुदाब से? उच्च वायु। और वह हवा कब तक चलेगी? जब तक दोनों का वायुदाब क्या नहीं होगा? समान। समान होते ही वायु चलना क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। जैसे आपने क्या है कि ये दरवाजे बंद कर रखे हैं, तो इसका मतलब यहां वायुदाब समान है, हवा नहीं, पवन चल नहीं। जैसे अपन खिड़की खोलते हैं, गर्मियों में खिड़की खोलते हैं, हवा आती है, लेकिन वो थोड़ी सी देर आकर के रुक जाती है। क्यों? बाहर का और अंदर का वायुदाब क्या हो गया? समान। फिर क्या नहीं चलेगी? पवन नहीं चलेगी, है ना? तो ये, तो अगला एक लिखिए, पौने लिख करके लिखिए। वायुदाब के अंतर के कारण, वायुदाब के अंतर के कारण पवनों की उत्पत्ति होती। वायुदाब के अंतर के कारण पवनों की उत्पत्ति होती है। पवने उच्च वायुदाब से पवने उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर चलती। पवने उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर चलती। शीत ऋतु में पवने स्थल से जल की ओर चलती। ये ठंडी और शुष्क होती। ठंडी और शुष्क होती। इनसे वर्षा नहीं होती। इनसे क्या नहीं होगी? वर्षा नहीं होगी। कहां पर बरसात होती? तमिलनाडु का मतलब कोरोमंडल। हाँ, कोरोमंडल तमिलनाडु में इन पवनों से वर्षा हो जाती। क्योंकि बंगाल की खाड़ी से गुजरती है ना, तब ये क्या करती है? आर्द्रता ग्रहण। अब अपन ने तमिलनाडु ही लिखा है ना, क्वेश्चन आपको ऐसे दिया जा सकता है कि उत्तर शीतकाल में उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनों से वर्षा होती है। ऑप्शन में महाराष्ट्र लिख दी, आंध्र प्रदेश लिख दिया आता है, गुजरात लिख दिया आता है, उत्तर प्रदेश लिख दिया आता है। कौन सा आएगा? आंध्र। तो उस समय ये देखना होता है, ये नहीं है कि ये परमानेंट, ये फिक्स है। कभी भी जब तक नहीं समझेंगे तब तक नहीं है। तो ये तमिलनाडु है, यहां पर कौन सी पवनों से? उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनों से वर्षा। लिख लिया होगा शायद तुमने। तो ये तमिलनाडु का जो क्षेत्र आता, अब उत्तरी भारत में, ये तो है मानसून की बात है, उत्तरी भारत में कई बार शीतकाल में वर्षा हो जाती है। और वो शीतकाल में जो बरसात होती है उसको हम मावट कहते हैं। उस मावट की उत्पत्ति किस प्रकार से होगी उसके बारे में अपने को ध्यान रखना है कि मावटें कैसे उत्पन्न होती है और कैसे उससे बरसात होगी। वो चक्रवात, ये वर्षा होगी। ये बना लीजिए जिससे तुम्हें ध्यान रहे। पूरा इसी में जो मैंने बताया वो सारा इसी में लिखा हुआ है। तापमान भी आ गया इसमें। वायुदाब, एच का मतलब क्या है? हाई प्रेशर। एल का मतलब लो प्रेशर।
लिख लिया। हाँ, तो अब इसके बाद जैसे शीत ऋतु में कई बार जैसे उत्तरी भारत है, इसमें वर्षा होती कई बार, कोई जरूरी नहीं है हो जाए तो, और कई बार नहीं भी होती है, कई बार 2-3 बार भी हो जाती, वो चक्रवातीय वर्षा। वैसे इस समय राजस्थान पर, जो शीत ऋतु में राजस्थान पर उत्तरी पश्चिमी ठंडी पवनों का प्रभाव रहता है, कि उत्तरी पश्चिमी जो ठंडी पवने हैं इनका प्रभाव रहेगा, यानी राजस्थान में क्या नहीं है, बरसात नहीं। तो एक लाइन आप लिख लीजिए, शीत ऋतु में, शीत ऋतु में राजस्थान पर उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी पश्चिमी ठंडी हवाओं का उत्तरी पश्चिमी ठंडी हवाओं का प्रभाव रहता है। उत्तरी पूर्वी का नहीं, ये अपने इधर से उत्तरी पश्चिमी जो ठंडी हवाएं हैं, यानी उनका क्या रहेगा, इधर भी तो हाई प्रेशर हो गया, जितना अपन जाएंगे ना ये ठंडी। अब कई बार हमारे क्या होती है, बरसात। वो बरसात किस तरीके से, किस एंगल है, यानी यहां से बरसात, अब वो क्या है, चक्रवातीय वर्षा, मानसूनी वर्षा नहीं होती है। यानी कौन सी वर्षा होती है, कौन से चक्रवात से, कैसे, यानी वो चक्रवात यहां तक पहुंचता है, पहले तुम्हें हड़किया होके आना पड़ेगा।